IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। आपके पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में हमने डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट हो चुका है खत्म, कैलकुलस हमने किया है शुरू और वहाँ पर हमारा चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर की अभी तक हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, फाउंडेशन जो है वो बिल्ड किया, जैसे कि हमने मॉड्यूलस की बात की, हमने इनइक्वालिटीज़ की बात की, हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जो कि हमें ज़रूरी होगा ना सिर्फ महज इस चैप्टर बल्कि ओवरऑल थ्रू आउट पूरे मैथमेटिक्स में, वो कहीं भी किसी ना किसी क्वेश्चन में आपके अप्लाई हो रहे होंगे। खैर इस चैप्टर से ही उनका ओरिजिन होता है, तो यहीं से हमने उन चीज़ों को समझा है। दूसरी ज़रूरी बात, आज हम आ रहे हैं रिलेशंस पर, मतलब इसी से आपके फंक्शंस का बेस क्रिएट होना शुरू होगा और इसी से अब आपकी चीज़ें बननी शुरू होंगी और यकीनन तौर पर ये डेफिनेशन आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो रिलेशन को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या वो छोटी छोटी बारीक सी परिभाषाएं हैं जहाँ डोमेन और रेंज ये सब कुछ आता है, इन सब पर एक डिस्कशन करेंगे और हर एक चीज़ समझेंगे। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और सुनते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा। आई होप आप जानते हैं हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। चलो, रिलेशंस को लेकर अगर बात करें तो रिलेशन एग्जैक्टली है क्या, तो मैं पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक नॉन एम्प्टी सेट चुना जाए और दो नॉन एम्प्टी सेट अगर मैं चुनूं, है ना, जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मेरे पास मान लो एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, सुन रहे हैं आप लोग, है ना, और एक सेट है बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लेट्स से 4 और 5। मैं ना ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ। ये आपके सेट है, सेट में क्या होते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे आपने याद करो हमने डिस्कस किया था, पोहा पसंद करने वाले लोग, समोसा खाने वाले लोग, क्रिकेट खेलने वाले लोग, हॉकी खेलने वाले लोग, तो ये कुछ एलिमेंट्स है। एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, एक सेट है बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसके हर एलिमेंट का इसके हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग। इसका क्या मतलब होता है, सुनना। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप डिनोट करते हो कुछ इस तरीके से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका जो होता है वो ये कि आप 1 को मैप करो, 1 को पेयर करो बी के सारे एलिमेंट्स, यानी 1 की पहली बार मैपिंग कर लो आप पेयरिंग 4 के साथ और फिर 1 की पेयरिंग कर लो किसके साथ, 5 के साथ। सुनते जाइएगा, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसका दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा, उसकी इसके सारे एलिमेंट से पेयरिंग करूंगा। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं 2 की पेयरिंग कर लूंगा 4 से और फिर मैं 2 की पेयरिंग कर लूंगा 5 से। अभी मैं रिलेशन पर नहीं आया हूं, अभी तो मैं एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझाना चाह रहा हूं जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्यों समझा रहे हो सर, क्योंकि इससे आप थोड़ा और अच्छे तरीके से रिलेशंस को समझ पाओगे। एक अलग पर्सपेक्टिव मैं आपको दूंगा रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली टर्मिनोलॉजी के थ्रू। सिमिलरली 3 जो एक का एलिमेंट है, इसका मैंने 4 और 5 से एक एक करके पेयरिंग की, तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 3,4 और एक क्या बन जा रहा है 3,5। मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनना। जैसे कि मान लो आपके पास एक तो क्या है सर, आपके पास एक तो है ए, है ना, एक तो आपके पास है सेट ए और आपके पास एक और सेट है, कौन सा, आपके पास एक जो दूसरा सेट है वो क्या है सर, वो है आपका बी, है ना। तो इस तरीके से आपके पास 2 सेट हैं, बिल्कुल हैं, ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए में कौन कौन है सर, सेट ए में 1, 2 और 3 है, और सेट बी के पास कौन कौन है, इसके पास 2 एलिमेंट्स है 4 और 5। अब अगर मैं मैपिंग करूँ तो मैपिंग का ये मतलब है, मतलब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने 1 की 4 के साथ पेयरिंग की और 1 की 5 के साथ पेयरिंग की। आई होप आप समझ पा रहे हो चीज़ें। सिमिलरली मैंने 2 की 4 के साथ पेयरिंग की और 2 की 5 के साथ पेयरिंग की। सिमिलरली हमने 3 की 4 के साथ पेयरिंग की और 3 की 5 के साथ पेयरिंग की। क्या आपको कुछ बातें अब समझ आ रही हैं? ये जो है, ये जो हम कर रहे हैं कि इसके हर एक एलिमेंट की इसके हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो ये पेयरिंग हमने की है, अब ये जो हमने पेयरिंग की है, बाय द वे मुझे पहले तो इस बात का आप जवाब दो कि टोटल पेयर्स कितने बने होंगे। सर सॉर्टेड सी बात है, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स, 3 × 6, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इन दोनों के साथ पेयरिंग हो रही है, तो इसकी 2 पेयरिंग, इसकी 2 पेयरिंग, इसकी 2 पेयरिंग, सो टेक्निकली 2 + 2 + 2 यानी 3 × 2, यानी हर एक एलिमेंट की इसके साथ यानी 3 × 2। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए एक सेट है, ए एक सेट है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि उनको मैं कह देता हूँ क्या, लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर एन ए, है ना, और बी जो आपका सेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे मैं एन बी से डिनोट करता हूँ। तो ये जो टोटल क्या होंगे, ये वो टोटल पेयर्स होंगे, ये वो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होंगे जो आपको ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे।
मेरी आपको बातें समझ आ रही हैं क्या? अब जो आपके ए और बी जो दो सेट थे, आई होप आप सबसेट समझते हो, हमने सबसेट की डेफिनेशन समझी है। सबसेट मतलब क्या होता है, आई होप मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट है ये, है ना, मेरे पास एक सेट है ये जिसको मैं कहता हूँ एक्स, है ना, ये लेट्स से 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें कोई है लेट्स से अमित है, भावेश है ना, चेतना है, लेट्स से दीपक है, इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं। और इनमें से मैंने क्या किया, मैंने दो स्टूडेंट्स को उठाया और मैंने कहा कि हमारे पास एक डिबेट कंपटीशन आया है और मैंने उसकी एक टीम बनाई है। तो ये डिबेट कंपटीशन वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, है ना। तो शैलाई से ये जो बी और डी स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास में से उठाए डिबेट के लिए, तो जो डी सेट है, ये जो डी सेट है, ये सबसेट है आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स का। तो ये जो साइन है आपका, ये जो साइन है आपका, ये सबसेट का साइन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब डी में जो एलिमेंट्स है वो आपने एक्स में से ही उठाए हैं, तो डी में जो एलिमेंट्स है वो एक्स का ही हिस्सा है, तो डी जो हुआ वो एक्स का सबसेट है। पहली बात ये समझ आई क्या? मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो ए और बी का जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आए थे, अब अगर मैं ए और बी का कोई भी सबसेट चुन लूँ, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं ए और बी का कोई भी सबसेट चुन लूँ, सबसेट मतलब मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा लूँ, कोई भी नहीं उठाऊं तो चलेगा क्या? सारे उठा लूँ तो चलेगा क्या? कुछ उठा लूँ तो चलेगा क्या? कोई भी नहीं उठाओगे तो वो भी एक सबसेट है कि कोई नहीं उठाया, 0 एलिमेंट, नल एलिमेंट, 5 एलिमेंट, हाँ नहीं उठाया। सारे उठा लिए क्या? हाँ वो सारे उसी का तो हिस्सा है, तो वो उसका सबसेट है। आई होप आप समझ पा रहे हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर डिबेट कंपटीशन के लिए आया, मैंने पूछा आप में से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, तो किसी ने भी ना उठाया, तो वो जो सेट बना उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो वो खाली सेट है, वो 5 सेट है, तो वो भी इसका ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें सबके साथ कुछ भी नहीं भी तो है, मतलब सब तो है ही और खाली भी है, गैप भी है, वॉइड भी है, तो 5 भी किसी भी सेट का सबसेट होता है। दूसरी बात, मेरे पास सारे ही स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर दी, उन्होंने कहा हम सब सर डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सारे ही स्टूडेंट 10th का सबसेट हुए ना, क्योंकि वो सब 10th में से ही उठाएं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए और बी का ढूंढा, इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स उठा लिया, यानी मैंने इसका सबसेट बनाया। जैसे मान लो मैंने इसका जो सबसेट बनाया उसमें ये एलिमेंट्स लिए, एक ये लिया और एक ये लिया, है ना, जैसे एक ये लिया, एक ये लिया और एक लेट्स से ये ले लिया। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हमने उठाए हैं, अब जरा मैं इनको मैप करता हूँ। ये जो 3 एलिमेंट्स मैंने उठाए इनको मैं मैप करता हूँ। हमारे पास एक सेट था ए और एक सेट था बी, है ना, 2 सेट्स थे और हमने क्या किया, ए के कुछ एलिमेंट्स की मैपिंग की है बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैपिंग की बात कर रहा हूँ। ए में क्या क्या एलिमेंट्स थे सर? 1, 2 और 3। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 4 और 5। अब हमने जो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो पेयर उठाए वो कौन कौन से उठाए? 1,5। 1,5 का मतलब ये उठाया है सर आपने, और क्या उठाया है? हमने उठाया है 2,4। 2,4 का क्या मतलब होता है सर? हमने ये एक पेयर उठाया है, और क्या उठाया है सर? और आपने लिया है 3,4। आपने क्या लिया है सर? 3,4। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें उठाई। तो ये जो है, ये जो चीज़ें बनकर निकल कर आई हैं, ये एक रिलेशन है। तो सर आप तो बहुत ही वेग, बहुत ही अनक्लियर सी डेफिनेशन दे रहे हो कि आप कह रहे हो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। मैं सच में कहूँ ना तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रिलेशन कुछ भी हो सकता है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब है, इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, सुनना। अगर मैं ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूँ, तो ए से बी में जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा, ज़रा उसकी परिभाषा समझना। आपके पास एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। अब रिलेशन की परिभाषा वो आपको देगा क्वेश्चन सेट करने में, या जो भी कंडीशन अप्लाई करेगा कि आपको कैसे रिलेट करना है। पर ए से बी में जब आप रिलेशन बनाएंगे तो आप ए में से कुछ एलिमेंट्स की बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर देंगे। अच्छा, अगर ए के सारे ही एलिमेंट्स की बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं ए से बी में कोई एक रिलेशन डिफाइन करूंगा जहां पर ए के कुछ एलिमेंट्स से बी के कुछ एलिमेंट्स की पेयरिंग करूंगा, तो वो एक तरह का कोई डिफाइन किया हुआ रिलेशन होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं इस रिलेशन को कहूं तो मैं इस रिलेशन को नाम दे देता हूं, जिसे मैं कहता हूं R1। तो ये जो सारे आपने एलिमेंट्स उठाए थे ये आपके रिलेशन R1 के एलिमेंट्स थे। मतलब यहां पर अगर मैं पूछूं तो ये एक ही आपने R1 रिलेशन अप्लाई किया है किस पर? बी पर। आप समझ पाए क्या? जैसे कि कोई और रिलेशन भी हो सकता था, कोई और रिलेशन भी हो सकता था। कोई और रिलेशन कैसा हो सकता था? जैसे इसके बजाय मैं कुछ और उठा लेता, इसके बजाय मैं कुछ और क्या उठाता, जैसे कि इसके बजाय मैं कुछ और रिलेशन ऐसे उठाता। गौर से देखना, इसके बजाय अगर मैंने कुछ और रिलेशन उठाया होता, मान लो मैंने 1 और 4 को ले लिया होता, आई एम रियली सॉरी, ये तो काम हमारा नहीं कर रहा है, ये तो हमारा उल्टा चीज़ें बिगाड़ दे रहा है। जैसे मैंने 1 और 4 को लिया होता, सुनना, एक पेयर ये ले लिया होता, एक पेयर सर ये तो R1 के लिए ले लिया, हाँ किसी और के लिए भी ले सकते हैं, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन या प्रॉब्लम नहीं है ना। और एक पेयर लेट्स से ये ले लिया होता, तो हमने क्या किया? हमने एक और रिलेशन एस्टैब्लिश किया जिसे हम कहते हैं R2, और R2 के अंदर मैंने
ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये 3 पेयर्स उठाए, कौन कौन से सर, 1,4, 1,5 और 2,5। ये जो R2 रिलेशन बन रहा है, मैं इसकी मैपिंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसा दिखेगा, है ना। आपके पास ये तो है सेट ए, है ना, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3, और आपके पास है सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 और 5। अब अगर सेट ए से सेट बी पर मैं कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ, रिलेशन 2। हमने एक और रिलेशन ढूंढा जिसे हम कहते हैं R2। तो जब आप R2 रिलेशन लगा रहे हो तो R2 में कौन कौन से पेयर हैं, 1, 4, 1, 5 और 2, 5, है ना। कौन कौन से हैं सर, 1, 4, 1, 5 और 2, 5। सर इस रिलेशन में 3 के लिए तो कोई पेयरिंग हुई नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट जाए चलेगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट जाए चलेगा, सबकी सबसे पेयरिंग होना जरूरी नहीं है। वो तो कौन करके देगा, वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देगा कि हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग। अब इनमें से कुछ एलिमेंट चुने जाएंगे किसी एक कंडीशन को अप्लाई करके। अभी तो मैंने बस ऐसे ही R1 R2 ऐसे लिख दिए कुछ भी अपनी मर्जी से, पर कोई कंडीशन के तहत, किसी डेफिनेशन के तहत, किसी परिभाषा, किसी कंस्ट्रेंट के तहत, या जो भी उनके पास अपने तरीके होंगे उसके थ्रू रखेंगे, तो वो इनमें से कुछ को चुनेंगे। कुछ मतलब किसी को भी ना चुने चलेगा, सबको चुन लें चलेगा, कुछ को चुन लें वो भी चलेगा। तो इसका सबसेट वो उठाएंगे, और जो इसके कार्टेशियन का जो सबसेट उठाएंगे वो ए से बी में एक रिलेशन होगा। मैं परिभाषा समझा पा रहा हूँ क्या? मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सामान्य सी बात है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ए और बी 2 सेट हैं। आप ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हो, तो उसकी परिभाषा ये होगी कि आप ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए और उसका जो भी सबसेट उस डेफिनेशन को फुलफिल करता है वो ले लीजिए, वो ए से बी में रिलेशन होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं, पर एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी, पर उसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कुछ बात उसे ध्यान से देखना। हमने क्या लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। जैसे हमने ए लिया था, जिसको हमने क्या कह दिया था, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमने ले लिए थे 1, 2 और 3, और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट लिया है जैसे कि बी, जिसमें हमने क्या एलिमेंट्स ले लिए, लेट्स से 4, 5। आई होप आपको याद है। तो रिलेशन का मतलब है कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई होप आपको ये टर्म याद है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस की, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, बस इतनी ही परिभाषा है। पर ये बहुत एम्बिग्यूअस है, मतलब बहुत ही वेग है, पर इसको अगर क्लियरली समझना चाहें तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ जाएं और अगर हम सबसेट समझ जाएं तो हम ये टर्म अच्छे से समझ सकते हैं, रिलेशन। थोड़ी और क्लैरिटी लेंगे, कोर्स से सुनते जाइएगा, मजेदार बात है ना। अ रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यही ऑर्डर्ड पेयर्स। There need be no relationship between the components of ordered pairs. Any set of ordered pair is a relation. Any set of, यानी कि मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक सेट है, लेट्स से x, है ना। x में कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से a और b, सुनिएगा ध्यान से, है ना। एक सेट है y जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से c, d और लेट्स से e। सुन रहे हैं आप लोग? अब अगर मैं सेट x और सेट y का कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढूं, तो आई होप आप जानते हो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। तो सेट x और सेट y का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि सर a की आप c से पेयरिंग करो, a की d से करो और a की e से करो। फिर क्या करो आप, फिर आप b की सारे एलिमेंट से पेयरिंग करो, b की c से कर दो, b की d से कर दो और b की से कर दो। ये जो सारे पेयर्स बनेंगे, कितने बनेंगे देखो, 2 और 3, 2 × 3 6। आप देख रहे हो ना, ac ad ae BC BDB, ये 6 पेयर्स बनेंगे। अब इन 6 में से कुछ भी आप चुन लो, ये जो टोटल आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है जिसमें आपके 6 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कुछ भी, कितने भी, जितने भी आपकी मर्जी है उतने पेयर्स चुन लीजिए। उन पेयर्स को चुन के जो आप मैपिंग करोगे, है ना, उनमें से कोई भी जितना आपका मन हो चुन लो, है ना, जो आपका मन हो चुन लो। तो वो जो आप पेयर्स चुनेंगे वही आपका क्या होगा, एक रिलेशन। सर ऐसे तो कितने भी रिलेशन हो सकते हैं। हाँ, आप जिस तरीके से जो भी रिलेशन डिफाइन करना चाहो कर सकते हो, जिस तरीके से आपको जैसा ठीक लग रहा है आप किसी भी तरीके से एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो क्वेश्चन की नीड होगी, वो क्वेश्चन की डिमांड होगी। पर आई होप अब रिलेशन थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मैं यहाँ से कुछ भी चुन लूँ। जैसे ये सेट x है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें है a और b। सेट y है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, c, d और e। अब अगर मैंने एक रिलेशन बनाना चाहा तो मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखो, हम एक रिलेशन ऐसा बना सकते हैं a की c से और b की c से, बस खत्म हो गया क्या। हाँ, ये रिलेशन का टाइप है कि a और b, देखो यहाँ पे पेयर होंगे ना, a c और b c, कहीं ना कहीं और भी होंगे बहुत सारे, पर मैंने उनको नहीं उठाया, मैंने बस 2 को चुना। तो एक रिलेशन है क्या, हाँ ये एक रिलेशन है। अच्छा, और क्या हो सकता है ऐसा रिलेशन, हो सकता है ये भी एक रिलेशन हो, मतलब हाँ ये भी एक रिलेशन है। सर b को तो छोड़ दिया आपने, हाँ छोड़ दो, ये पेयर मिलेंगे ना आपको, ए सी ए डी और ए ई, यहाँ पे मिलेंगे आपको, देखो ए सी ए डी और ए, तो बी को छोड़ देंगे तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा। ऐसे कोई भी रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ कि आपके पास जो सारे पेयर्स होंगे,
एक्स और वाई के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उनमें से कुछ आप पेयर्स उठा लेना, वो आपका एक रिलेशन बन जाएगा। सिंपल सी बात। तो ऐसा कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं क्या? आप कुछ भी बना सकते हैं, पर वो कुछ भी कहां से निकल कर आएगा? इन ऑर्डर्ड पेयर में से। कौन से ऑर्डर्ड पेयर में से? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में रखे होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से आएगा? दो सेट होंगे एक्स और वाई, तो एक्स की वाई से मैपिंग होगी, एक्स सेट के एलिमेंट्स की वाई सेट के एलिमेंट से मैपिंग होगी, और वो मैपिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, और वो मैपिंग मिलेगी कहां से? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स और वाई से। क्या थोड़ी बहुत क्लियरली बातें समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है कुछ? आई होप क्लियर हो रही है चीज़ें, है ना? जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ ताकि आप चीज़ें समझ पाएं, है ना? देखो यहीं पर पहले चीज़ें पढ़ते हैं, फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना? वो कह रहा है यूजुअली हाउएवर वी चूज which ordered pair belongs to the relation so that components are related in some way। मतलब हम कभी कभार, मतलब अक्सर अपने अकॉर्डिंग परिभाषाएं रखते हैं। जैसे कि देखो मैंने एक परिभाषा रखी, जैसे मेरे पास एक नंबर है ना, मैं रिलेशन कैसे बनाता हूँ सुनना। मेरे पास एक सेट था ए जिसके अंदर एलिमेंट्स थे लेट्स से 2, 4 और 6, है ना। एक सेट था बी जिसमें एलिमेंट्स क्या थे? जिसमें एलिमेंट्स थे लेट्स से 3, 7, है ना। ये आपके दो आपके टेक्निकली लेट्स से 3 और 7 के बजाय लेट्स से मैं रख देता हूँ क्या, लेट्स से 1 और 5, बस ऐसे ही रख रहा हूँ ना, कोई खासा कारण नहीं है, बस ऐसे ही रख रहा हूँ। इसके बजाय 3 और 7 ही रखते हैं ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना जो चाह रहा हूँ वो दिखा पाऊँ। यहाँ पर रखता हूँ मैं लेट्स से 3 और 7। अब सुनना, मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, ए से बी में एक रिलेशन बनाता हूँ। उस रिलेशन की परिभाषा ये है कि जो आप ए के एलिमेंट्स चुनेंगे, जो आप ए के एलिमेंट्स चुनेंगे, मैं ए के एलिमेंट्स को लेट्स से स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ और बी के एलिमेंट्स को स्मॉल बी से डिनोट करता हूँ, तो जो आप ए के एलिमेंट्स चुनेंगे वो बी से छोटे हों। ये रिलेशन है, ये रिलेशन की परिभाषा है। मैंने एक मैथमेटिकल परिभाषा देने की कोशिश करी। मैं आपको समझाता हूँ कि रिलेशन कैसे बन रहा है। देखो पहले तो आप ए के एलिमेंट्स उठाओ। ए के एलिमेंट्स क्या है सर? ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। अच्छा सर, बी के एलिमेंट्स क्या है सर? अगर मैं बी सेट की बात आपसे करूं तो सेट बी में हमें क्या क्या दिख रहा है? सेट बी में आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं कौन कौन? 3 और 7। अब मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए मैं पेयरिंग करना शुरू करूंगा। तो पेयरिंग कैसे करूंगा? इस परिभाषा को फुलफिल करूंगा। सुनना, ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, तो मैं ए के पास गया 2 के पास, मैंने 2 से पूछा कि आपकी मैं पेयरिंग कर रहा हूँ बी के एलिमेंट्स के साथ, पर मुझे क्रॉस चेक करना है कि आप जो हो वो उस एलिमेंट से छोटे हो या नहीं। अगर आप उस दूसरे एलिमेंट से छोटे हो तो आपकी पेयरिंग हो जाएगी। तो 2 को मैं लेकर गया 3 के पास, क्या 2 3 से छोटा था? तो हाँ, ये पेयर बन गया। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मैं 2 को 7 के पास लेकर गया और 7 से पूछा कि क्या आपसे 2 छोटा है? हाँ, 2 7 से छोटा है, तो ये पेयर बन गया। ए सेट में से जो आप एलिमेंट उठा रहे हो वो बी सेट में उठाए गए एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। अगर ये परिभाषा फुलफिल हो रही है तो आप पेयरिंग कर देना। तो सर ऐसे तो सब हो जाएंगे? जी नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए। 4 को लेकर गया 3 के पास, तो 4 3 से छोटा था क्या? नहीं, तो 4 ने 3 के साथ पेयरिंग नहीं की। यही उस डेफिनेशन का, परिभाषा का मतलब है। जैसे कि 4 को 7 के पास लेके गया, तो 4 से पूछा कि आप 7 से छोटे? उसने कहा हाँ, तो 4 और 7 की पेयरिंग होगी। सिमिलरली 6 को पूछा 3 के पास ले जाकर, क्या 6 3 से छोटा था? नहीं, तो 6 और 3 की पेयरिंग नहीं हुई। फिर 6 को लेकर गया 7 के पास और 6 को 7 से कंपेयर करवाया, तो 6 ने कहा कि हाँ मैं 7 से छोटा हूँ, तो पेयरिंग हो गई। तो ये जो रिलेशन आपका बना है ए का बी के साथ, है ना, इस रिलेशन को नाम दे देते हैं लेट्स से R1। तो इसमें कौन कौन से पेयर्स आए हैं? इसमें अगर मैं पेयर्स देखूं तो एक पेयर आपको मिला क्या है? 2, 3, है ना। एक पेयर आपको क्या मिला है? 2, 7। एक पेयर आपको क्या मिला है? 4, 7। और एक पेयर आपको क्या मिल रहा है? 6, 7। बाय द वे, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पेयर्स आए कहाँ से, तो अगर आपने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढा होता, मैं लिख देता हूँ, है ना। अगर मान लो हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढा होता, आप देखो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता सर? उसमें ए के हर एलिमेंट की बी के सारे एलिमेंट से आप मैपिंग कर देते। आप समझ रहे हो क्या? यानी क्या क्या पेयरिंग हो जाती भाई? उस केस में जो पेयरिंग होती वो मैं दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला पेयर क्या होता? 2 3, है ना। फिर क्या हो जाता? 2 की 7 से पेयरिंग। आई होप आपको बात समझ आ रही है। फिर क्या हो जाता? 4 की 3 और 7 से पेयरिंग, यानी क्या हो जाता? 4, 3 और 4, 7। क्या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? फिर 6 की भी आपकी इंडिविजुअली 3 और 7 से पेयरिंग। क्या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा समझ पा रहे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन 1 के पेयर्स को देखो। अगर मैं आपसे चीजें देखने को ठीक से कहूं तो आप कहोगे कि हाँ सर, एक तो मजेदार सी बात हो रही है। क्या? देखो, यहां भी 2 3 है, यहां भी 2 3 है,
यहाँ भी 2 7 है, यहाँ भी 2 7 है, यहाँ भी 4 7 है, यहाँ भी 4 7 है, और यहाँ भी 6 7 है, और यहाँ भी 6 7 है। तो रिलेशन 1 में जितने भी एलिमेंट्स थे क्या वो A क्रॉस B में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने A और B पर रिलेशन 1 एस्टैब्लिश किया है वो सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। तो जी हाँ, यही तो रिलेशन की परिभाषा है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब उनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है। अब A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका आपने एक सबसेट उठाया, वो आपका एक रिलेशन होता है। बस इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप रिलेशन का मतलब क्या होता है, वो कैसे चीज़ें होती हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और कैसे आप मैथमेटिकली कोई ना कोई कंडीशन इंपोज करते हो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, और कैसे चीज़ें परिभाषित करते हो ताकि आपको रिलेशन मिल जाए। क्या बात समझ आ रही है? होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। जैसे कि इसके बजाय आप R2 एक रिलेशन बना सकते थे। R2 कैसे बनता है, एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक R2 रिलेशन बनाता, अब R2 की परिभाषा क्या होती? R2 की परिभाषा मैं ऐसे ही लिख देता कि सर A जो है वो B से डिविजिबल है, या उल्टा लिख देता हूँ, जो B है आपका, जो B सेट में एलिमेंट है वो A सेट के एलिमेंट से डिविजिबल है। अब मैं एक ऐसा रिलेशन बना रहा हूँ, वही बात A सेट आपका क्या था, जैसे A सेट में एलिमेंट्स क्या क्या थे सर? A सेट में थे 2 4 6, A सेट में एलिमेंट थे आपके 2 4 6, और B में जितना मुझे याद आ रहा है आई थिंक 3,7 ही थे ना, इसे क्रॉस चेक कर लो। B में जो थे वो 3,7 थे। अब देखो, अब हमने क्या लिया, हमने एक नया रिलेशन एस्टैब्लिश किया R2। फिर से देखना अब मैपिंग कैसे होगी। ये आपके सेट हैं दोनों, ये आपके दोनों सेट हैं A और B। मैं मैप करके इस तरीके से दिखा रहा हूँ ना, ये आपका सेट A है और ये सेट B है। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है सर? उसमें है 2 4 और 6। सेट B में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 और 7। फिर वही बात, A सेट के एलिमेंट से B सेट का एलिमेंट परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो मैं 2 के पास गया, मैंने 2 से पूछा कि 2 से 3 को डिवाइड करवाते हैं। क्या 2 ने 3 को परफेक्टली डिवाइड किया? नहीं सर, रिमाइंडर तो गड़बड़ हो रहा है ना। 2 ने 7 को परफेक्टली डिवाइड किया? नहीं किया, तो ये भी आपका पेयर नहीं है। आप सुन रहे हो क्या? अच्छा, 4 के पास गया, 4 से पूछा कि क्या आप 3 को डिवाइड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हैं सर। 4 देखो ना 3 को नहीं कर पा रहे, 4 7 को भी नहीं कर पा रहे। 6 के पास गया, 6 भी 3 को डिवाइड नहीं कर पा रहे, रिमाइंडर मतलब आपका 3 बच रहा है, और 6 7 को भी नहीं कर पा रहे। तो ये रिलेशन बन गया है सर। यहाँ तो कोई पेयरिंग नहीं हुई। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं A का B पर जो आपने रिलेशन बनाया है उसमें तो कोई भी सेट नहीं आया, खाली सेट है, वो फाई है। तो हाँ, ये भी एक उसका रिलेशन है कि कोई पेयरिंग नहीं हुई। नल वॉइड भी एक सबसेट होता है। तो इस तरीके से ये भी एक रिलेशन है, ऑल्दो नहीं हुई पेयरिंग, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ बात है, पर ये बात तो आपको समझ आ रही है ना कि ये भी एक रिलेशन है। अच्छा, मैं पेयरिंग अगर आपको दिखानी है तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा कह देता हूँ कि मान लो ये ऐसा होता B/A की बजाय लेट्स से A/B। रिलेशन ऐसा हो जाता दैट A/B। सुन रहे हैं क्या आप लोग? तो उसमें क्या होता है, गौर से सुनना। उस केस में जो रिलेशन 2 आपका बनना, अब इसका ये मतलब है कि A सेट का एलिमेंट B सेट के एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं 2 के पास गया और 2 को 3 से पेयर करके पूछा कि क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 2 7 से डिविजिबल है? नहीं। 4 के पास गए, 4 को पूछा क्या आप 3 से डिविजिबल हो? नहीं। 4 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 के पास गए, 6 से पूछा क्या आप 3 से डिविजिबल हो? हाँ, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 6 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो अब रिलेशन बना इसमें एक पेयर मुझे मिला, कौन सा? 6,3। मुझे एक पेयर मिला, कौन सा? 6,3। और क्या A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6,3 था? हाँ, तो ये उसका सबसेट हुआ, क्योंकि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही तो ये पेयर मिल रहा है। क्या अब आपको बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप रिलेशंस बनाते हो। जैसे कि मैं एक और रिलेशन बना के देता हूँ आपको, R3 है ना। R3 की परिभाषा ये है कि जो आप A और B के एलिमेंट्स उठा रहे हो उनका जो सम है वो एक प्राइम नंबर है। ये ऐसे आप परिभाषाएं देते हो, आप समझ पा रहे हो क्या? तो देखते हैं R3 में क्या बनता है ना। मैं ये वाला पार्ट हटा दूं क्या, R2 वाला, अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो R2 वाला पार्ट मैं हटा दे रहा हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, है ना। ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठाऊंगा, वहां से उठाऊंगा और उनको देखूंगा कि क्या उनका सम एक प्राइम नंबर है। जैसे कि देखो, मैं 2 को 3 के पास लेकर गया और 2 और 3 को ऐड किया, तो 2 + 3 5 प्राइम है, तो पेयर बन गया। समझ रहे हो क्या? 2 को 7 के पास लेके गया, 2 + 7 किया, 9 प्राइम नहीं है। 4 को 3 के पास लेकर गया, 4 + 3 7 पेयर बन गया, प्राइम है, क्योंकि 4 + 3 7 प्राइम है। 4 को 7 के पास लेकर गया, 4 + 7 11, क्या 11 एक प्राइम है? हाँ है, तो ये भी एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे क्या था? 6 है ना। ये क्या था भाई? ये आपका 6 था। 6 को 3 के पास लेकर गया, 6 + 3 9, नहीं, प्राइम नहीं है।
6 + 7 सर 7 और 6 होता है 13, यानी ये भी एक प्राइम है, तो 6 और 7 भी एक पेयर बन गया। यानी जो रिलेशन 3 है आपका, उसमें अगर मैं आपसे पेयर्स ढूंढूं तो रिलेशन 3 के पेयर्स क्या होंगे? देखो, पहला पेयर आपको मिला 2,3 है ना, दूसरा पेयर आपको क्या मिला? दूसरा पेयर आपको मिला 4,3। फिर और पेयर अगर मैंने ढूंढे तो और पेयर क्या मिल रहा है सर? 4,7 और क्या मिल रहा है? 6,7। क्या अब आपको रिलेशंस ठीक से समझ आने लगे हैं? तो R3 में कुछ 4 पेयर्स मिले, 2 3 4 3 4 7 6 7। अब देखो, अगर मैं R3 के पेयर्स को कार्टेशियन में देखूं तो देखो आपको यहां पर दिखेंगे 2 3 4 3 4 7 और 6 7, यही चारों एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी रिलेशन आपका बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही उठ के आएंगे। तो जो रिलेशन होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होते हैं? सबसेट। बट ऑफ कोर्स रिलेशन पे कोई ना कोई कंडीशन इंपोज की जाती है, रिलेशंस पर कोई ना कोई कंडीशन इंपोज की जाती है जिससे वो पेयर्स फॉर्म होते हैं। यही बात यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है और इसी तरीके से चीज़ें निकलेंगी। तो रिलेशन को हम कैसे सोचते हैं? वी थिंक ऑफ रिलेशंस एज समहाउ रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन, है ना? आप समझ पा रहे हो क्या? Thus many times subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A क्रॉस B। तो A और B जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से आप फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट उठाओ, एक A में से और एक B में से, और उनकी पेयरिंग करो कि क्या वो जो भी कंडीशन आपने डिफाइन किया, जो रिलेशन में आपने कंडीशन डाली, क्या वो उसको फुलफिल करता है। अगर कर रहा होगा तो पेयर बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। एक और बात, सबसे ज़रूरी बात, ये जो आपका अच्छा रिलेशन जो होता है वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, ये जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है ना, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का, देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एक रिलेशन बनाया था R1, अब आर्बल रिलेशन में जो 2 और 3 है, तो अगर मैं पूछूं कि अगर मैंने यहाँ पर A से B में एक R1 रिलेशन अप्लाई किया है तो 2 की इमेज है 3 R1 रिलेशन के अकॉर्डिंग, 2 की इमेज है 7 R1 रिलेशन के अकॉर्डिंग, 4 की इमेज है 7 R1 रिलेशन के अकॉर्डिंग। द टर्म इमेज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। 6 की इमेज है 7 R1 रिलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब 2 की इमेज, 4 की इमेज और 6 की इमेज। इस तरीके से इसे आप सोचते और समझते हैं। मेरा बस अभी तो मोटिव आपको ये समझाना है कि क्या आपको रिलेशन अच्छे से समझ आया, क्या आपको रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर होती चली जा रही है, आप रिलेशन को अच्छे से सोच पा रहे हैं, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। वो एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझाना चाह रहे हैं और हम इसी एग्जाम्पल पर बात करके चीज़ें देखते हैं जो उसने आपको लिख कर दी हैं। दोनों चीज़ें ध्यान से देखो A सेट दिया है 1 4 5 और B सेट दिया है 1 2 7। अब उस पर वो एक रिलेशन इंपोज करने को कह रहा है। वो क्या रिलेशन इंपोज करने को कह रहा है? पहले तो देखो, वो एक रिलेशन ही अप्लाई कर रहा है कि A के जो A से B में जो आप कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो कि आप A में से जो एलिमेंट उठाओगे ना वो छोटा होगा B में से उठाए गए एलिमेंट के। क्या रिलेशन समझ आ रहा है? 1 4 7 और 1 2 7। आप खुद देखना क्या लिखा हुआ है भाई। A जो सेट है वो है आपका 1 4 7 और B जो सेट है आपका वो क्या है भाई? वो है आपका 1 2 7। आई एम रियली सॉरी, 1 4 7 नहीं, 1 4 5 है ना। तो ये हो जा रहा है 1 4 5 और ये है आई बिलीव 1 2 7। अभी सही है ना? 1 4 5 और 1 2 7। बढ़िया। अब क्या? अब इसके बाद जो लेस देन वाला रिलेशन है वो कैसे बनेगा? आई होप आप देख पा रहे हो। ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है ना। तो आपने रिलेशन कैसे अप्लाई किया? सर आपने A से B में ये रिलेशन अप्लाई किया है ना। तो ये आपका A है और ये आपका B है। अब जब A से B में आपने रिलेशन अप्लाई किया है तो क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं? मैं मैपिंग वाइज आपसे पहले बात करना चाह रहा हूँ, फिर हम बाकी सारी चीज़ें। मैपिंग में ना चीज़ें दिखाना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। A में कौन कौन है सर? A में है 1 4 और 5, ये रहा आपका सेट A। और सेट B में कौन कौन है सर? B में है आपके 1 2 और 7। अब मुझे A से B में मैपिंग इस बात को मद्देनजर रखते हुए करनी है कि A में जो भी एलिमेंट होगा वो B में चुने गए एलिमेंट से जब पेयरिंग की जाएगी तो उससे छोटा होगा। क्या 1 1 से छोटा है? नहीं, तो ये पेयर नहीं होगा। क्या 1 2 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो ये एक पेयर बनेगा। क्या 1 7 से छोटा है? हाँ, तो ये एक पेयर बनेगा। 4 1 से छोटा नहीं है, 4 2 से छोटा नहीं है, 4 किससे छोटा है? 7 से, तो एक पेयर बनेगा। 5 1 और 2 से छोटा नहीं है, बट 5 7 से छोटा है, तो ये एक पेयर बनेगा। मतलब अगर मैं पेयर वाइज लिखना चाहूँ A रिलेशन B को, तो मैं क्या लिखूंगा? पहला पेयर आपको बना था 1 2, दूसरा पेयर आपका क्या बनेगा भाई? दूसरा पेयर आपका बनेगा 1 7, है ना। तीसरा पेयर जो आपको बना होगा वो क्या बना होगा भाई?
तीसरा पेयर आपका था 4,7 और जो नेक्स्ट पेयर आपका बना है दैट इज़ 5,7। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से आपने इस रिलेशन को डिफाइन किया। इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका भी होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है इस रिलेशन की अगर आप डेफिनेशन देना चाह रहे हो तो आप कह रहे हो सर कि आप x और y जैसे पेयर बना रहे हो या आपने पेयर बनाए हैं, लेकिन पेयर्स की खास बात क्या है सर? इन पेयर्स की खास बात यह है कि जो आपका x है वो y से छोटा है। यहाँ से जो एलिमेंट चुने गए वो x थे, यहाँ से जो एलिमेंट चुने गए वो y थे, और इस तरीके से चुने गए कि x जो था वो y से छोटा था। बशर्ते मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि x जो था आपका वो हमने कहाँ से चुना था? a में से, है ना, और जो आपका y था वो हमने कहाँ से चुना था? b में से। तो इस तरीके से भी आप सेट को डिफाइन करते हो। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज इनको लिखने की, ऑल दिन में और भी आपके सेमी कॉलन, कॉलन, इस तरीके से एपिस्ट्रॉफी और सब आएंगी, पर मैं आपसे भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें होंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कोई परेशानी? हाथों हाथ एक बात और निकल कर आती, लगे हाथ अब वो बात निकली है तो कर लेते हैं। सुनना ध्यान से। क्या पहले तो ये सारी कहानी समझ आई? देखो इसी सारी कहानी को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो वो कह रहा है आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो रिलेशन में ये आपके ऑर्डर्ड पेयर आए, और हम ये जानते हैं सर ये जो सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये A क्रॉस B का कार्टेशियन जो है आपका A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट ही है। क्योंकि देखो A क्रॉस B में क्या आएगा? 1 1 1 2 1 7, 4 1 4 2 4 7, 5 1 5 2 5 7, तो उन सब में से ही तो कुछ उठाए गए एलिमेंट्स हैं। तो क्लियर सी बात है ये जो रिलेशन है ये A क्रॉस B का सबसेट है। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? कोई परेशानी है तो बोलो। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पर। और वो क्या कह रहा है? वो यही बात कह रहे हैं दैट रिलेशन जो है आपका सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का, जिसमें 9 एलिमेंट्स थे। अच्छा सर आपने ये कैसे पता करा कि A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स है? अरे जनाब सिंपल सी बात है, A में 3 है, B में 3 है, तो इन 3 की एक एक करके एलिमेंट से पेयरिंग होगी, तो 3 × 3 याद है ना आपको? जितने एलिमेंट्स A में हो इनटू जितने एलिमेंट्स B में हो उतने टोटल एलिमेंट्स होते हैं A क्रॉस B में। बड़ी साधारण सी नॉर्मल मैथमेटिकल बात है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। रिलेशन को जो हमने एक्सप्रेस किया है वो ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस किया है, और उसका जो रोस्टर फॉर्म है वो वही है जो आपको दिखाने की यहाँ पर समझाने की ये इस तरीके से जो मैंने कोशिश की थी उसको एक और तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से वो लिखता है कि जो x, y आपने r जो रिलेशन है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर x और y आपने इस तरीके से चुने हैं कि x को A में से चुना और y को B में से चुना, इस तरीके से कि x जो है आपका वो y से छोटा है। और ये आपका वो मैपिंग वाला फॉर्म जो मैं इतनी देर से आपको दिखाने या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपके ऑर्डर्ड पेयर A, B हैं जो रिलेशन R से आपने उठाए हैं। क्या ये हर एक बात जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है समझ आ रही है? बहुत अच्छे से मेरा मानना है क्लियर हो रही हैं, बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी डाउट के। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चली हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों पर एक अच्छा डिस्कशन करते हैं। यानी कि अब मैं आपसे बात करूँगा एक रिलेशन के डोमेन की। डोमेन क्या होता है? डोमेन की परिभाषा समझने से पहले ज़रा इधर देखो ध्यान से। आपको ये सेट दिख रहा है अपना A और B, हमने A से जो B की मैपिंग की है, इस A और B में आप ये देखो इमेजेस कौन कौन सी हैं। सर इमेज आपकी हैं 2 और 7। ये इमेज मुझे किस किस एलिमेंट से मिली? ये इमेज मुझे किस किस एलिमेंट से मिली? मुझे मिली है 1 से, 4 से और 5 से। चलो ऐसे मत देखो, आप ऐसे देखो। मुझे एक बात बताओ, जब आपने रिलेशन डिफाइन किया तो ऑर्डर्ड पेयर में जो आपके सारे पहले एलिमेंट्स थे वो क्या थे सर? जो सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो आपके पहले एलिमेंट्स थे वो क्या थे? 1, 4 और 5। तो जो आपके 1, 4 और 5 थे ना, ये आपके इस रिलेशन R के डोमेन होंगे। मतलब अगर मुझसे इस रिलेशन R का कोई डोमेन पूछता तो मैं कहता वो डोमेन होगा सर 1, 4 और 5। तो ये 1, 4 और 5। अच्छा लगने को कोई कहेगा कि सर ये तो सेट A ही हो गया, कोइंसिडेंटली लकीली वो सेट A है, पर मैं क्या कहूँगा आपका जो डोमेन होगा वो सेट A का सबसेट होगा। पहली बात तो ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स यहीं से उठेंगे, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी ही पेयरिंग बन जाए, सबकी ही मैपिंग हो जाए, ज़रूरी नहीं है। कोइंसिडेंटली यहाँ पर मुझे 1, 4 और 5 तीनों की इमेजेस मिल गई, पर ऐसा हर बार तो नहीं होता है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ पेयरिंग नहीं मिलेगी। तो मैं बस डोमेन को लेके आपसे स्पेसिफिकली ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस A सेट में से वो सारे एलिमेंट्स जिनकी आपको इमेजेस मिल रही हैं उनको हम डोमेन में रखते हैं। या फिर एक अच्छी परिभाषा, जब आपने रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा तो जो सारे आपके ऑर्डर्स के पहले एलिमेंट्स थे वो आपके डोमेन में आते हैं। ये बात समझ आई क्या? अगर डोमेन समझ आ रहा है तो मैं अगली बात करता हूँ किसके ऊपर? मैं अगली बात करूँगा रेंज के ऊपर। रेंज क्या होती है जनाब? रेंज बड़ा मज़ेदार सा कंसेप्ट है। डोमेन के साथ एक और टर्म निकल कर आती है, हर रिलेशन की रेंज भी एग्जिस्ट करती है। खैर ये महज 2 टर्मिनोलॉजीज नहीं है, पूरे मैथ्स में आपको काम आएंगी, तो इन्हें गौर से सुनना। रेंज का मतलब क्या होता है?
रेंज का मतलब होता है, गौर से सुनना, अगर आपके पास ये रिलेशन है तो जो आपके पास इमेजेस मिली है ना, जो आपको इमेजेस मिली हैं, या फिर जो बी सेट में इमेजेस के अलावा, इसके अलावा परिभाषा क्या, जो आपको रिलेशन की डेफिनेशन में जो पेयर्स मिले हैं उनकी जो सेकंड टर्म्स मिली हैं वो क्या है, 2 और 7। तो ये जो 2 और 7 ये जो टर्म्स मिली है ना, जो इमेजेस मिली हैं, ये आपकी इस रिलेशन आर की रेंज कहलाएगी। आई होप परिभाषाएं आपको समझ आ रही। टेक्निकली कितनी आसान सी बात है सर, जब आपने पेयर्स बनाए तो जो ए सेट में से आपके एलिमेंट उठाए थे वो आपके डोमेन होंगे, और जो बी सेट में से जो आपने एलिमेंट्स उठाए थे वो आपके रेंज होंगे। सॉर्टेड सी बात, बस इतनी सी बात है। बाय द वे, डोमेन और रेंज के साथ एक और टर्म पिक्चर में आती है जिसे कहा जाता है कोडोमेन। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, डोमेन और रेंज के साथ एक और टर्म पिक्चर में आती है जिसे कहा जाता है कोडोमेन। कोडोमेन इज नथिंग बट जो आपने पेयरिंग की है, जो आपने ए से बी में रिलेशन डिफाइन किया है, तो ए वाले में से जो एलिमेंट्स हमने चुन लिए वो आपके डोमेन में आ गए, बी में से जो एलिमेंट्स चुन लिए वो आपके रेंज में आ गए। पर ये जो पूरा बी सेट है ना, ये जो पूरा बी आपका सेट है, ये आपका कोडोमेन है। यानी जहां पर जिस सेट में आपकी रेंज मौजूद होती है, यानी अगर आपने ए से बी में रिलेशन डिफाइन किया तो जो बी सेट है वो बी सेट आपका कोडोमेन होता है। मतलब कोडोमेन क्या होगी सर, सेट बी, यानी कि क्या 1, 2 और 7। क्या आपको परिभाषाएं कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही हैं? आई होप आपको बातें बहुत साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर समझ आ रही हैं बिना किसी हेजिटेशन के। मैं और क्लियरली आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। परिभाषाएं पढ़ लेते हैं हम, ताकि एक क्विक रिव्यू हो जाए, क्विक रिविजन हो जाए। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यही हमने डिस्कस किया। सारे वो ऑर्डर्ड पेयर के सारे पहले एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और सेट ए से सेट बी में डिफाइन था, तो सेट ए में से हमें वो एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना। और जो डोमेन होगी वो आपकी क्या होगी, आपके जो ए से बी में आपने रिलेशन डिफाइन किया तो सेट ए का सबसेट होगी, या तो पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा या उससे छोटा होगा। यानी कि क्या, डोमेन इज ऑलवेज दी सबसेट ऑफ सेट ए से बी में अगर रिलेशन डिफाइंड है तो। इसी तरीके से अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। तो सेट ए से सेट बी में जो आपने रिलेशन आर डिफाइन किया था, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो आपके इमेजेस हैं, जो आपके सेकंड एलिमेंट्स हैं, जो आपने वो पेयर्स बनाए थे, उसमें जो सेकंड एलिमेंट्स थे उन्हें आप क्या कहते हैं भाई, उन्हें आप कहते हैं रेंज। कोई परिभाषा, कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, जो आपका पूरा सेट है बी, जो आपका पूरा सेट है बी, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कोडोमेन कहते हैं। भूलेंगे तो नहीं है बात। अच्छा, एक और जरूरी बात, इस बी सेट में से ही तो रेंज वाले एलिमेंट्स हमें मिले हैं। तो दूसरी जरूरी बात, आपकी रेंज हमेशा, आपकी जो रेंज होती है हमेशा वो सबसेट होती है किसका, आपके कोडोमेन का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से दोहराता हूं ये बात और अच्छे से समझाने के लिए कि कोडोमेन है सेट बी। अब जो रेंज होगी वो सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे या फिर सारे एलिमेंट्स होंगे, तो या तो वो कोडोमेन के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, यानी रेंज हमेशा आपके कोडोमेन का सबसेट होगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो 2,7 हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी रेंज है, और 1 to 7 आपका पूरा सेट बी कोडोमेन है। भूले तो नहीं है आप लोग ये बातें? आई होप ये बातें बहुत अच्छे से आपको याद हैं, बहुत क्लियरली आपको याद है। इसके बाद अगर मैं एक नई चीज़ आपको सिखाने की, एक मज़ेदार चीज़, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने की अगर मैं कोशिश करूं तो गौर से सुनना। थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पिक्चर में ला रहा हूं, तो घबराना मत, बस चीज़ें सुन लेना, चीज़ें समझ लेना। अभी अगर क्लियर ना भी हो तो जब हम क्या पढ़ेंगे भाई, जब हम एल्जेब्रा आपका डिस्कस करेंगे तब आप बहुत डिटेल्ड मैनर में सारी बातें सीखेंगे। होती क्या है ज़रा उन पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो अगर मुझे, जैसे कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी और सी, और मुझसे पूछा जाए कि मैं इनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीकों से चुन सकता हूं, मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं कहूँगा ए, बी और सी में से 2 ऑब्जेक्ट्स को चुनने के कितने तरीके होंगे? सर, या तो आप ए बी को चुन लें, या फिर आप बी सी को चुन लें, या फिर आप सी ए को चुन लें। अब कोई मुझसे ये ना कहे कि ए बी को चुनना और बी ए को चुनना अलग अलग बात है। अरे मैंने ए और बी को चुन लिया, अब मैं ए बी को चुनूँ या बी ए को चुनूँ, ऑर्डर मैटर अभी नहीं करता है, तो मैं कहूँगा कि एक ही बात है। तो इस तरीके से इस 3 में से 2 एलिमेंट्स को चुनने के 3 तरीके होंगे। अभी तो डेटा सिंपल सा था, पर डेटा अगर बहुत वेग हो जाएगा तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी, मतलब डेटा अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसके लिए PNC में हम ये फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे और तब समझेंगे भी कि कैसे बन रहा है। अभी बस इस बात को समझिए कि 3 में से 2 एलिमेंट्स चुनने के तरीके को लिखा जाता है 3C2 से।
ये हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रा के अंदर, तब हम डिटेल में से पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ी सी देर के लिए पेशेंस के साथ मेरी इस बात को मान लीजिए कि 3 में से 2 चीज़ें चुनने को 3C2 से एक फॉर्मूले के तौर पर लिखा जाता है। इसका क्या मतलब होता है, कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है, सारा डिस्कशन हम तब करेंगे। अभी बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ें समझिएगा। क्यों पढ़ा रहे हो सर ये, थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइए आप। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास एक सेट है ए, है ना, इस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1, 2 और 3। अब मुझे बताओ इस सेट ए के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। सर इस सेट का एक सबसेट हो सकता है 5, यानी उसके पास कुछ भी ना हो। एक सबसेट हो सकता है कि उसके पास कोई एक एलिमेंट हो, यानी कि या तो 1 हो या फिर 2 हो या फिर क्या हो 3 हो, या फिर उसके पास 2 एलिमेंट्स हो। अब 2 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं सर, या तो 1, 2 हो या फिर 2, 3 हो या फिर 3, 1 हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? 3, 1 को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 1, 3। या फिर उसके पास तीनों के तीनों एलिमेंट्स हो, तीनों के तीनों मतलब 1, 2, 3। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये जो सारे हमने सबसेट्स बनाए हैं, कौन कौन, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, ये सब आपके सेट ए के सबसेट्स हैं, है ना। ये जो हैं आपके सारे सेट ए के सबसेट हैं। सबसेट मतलब इनमें जो एलिमेंट्स चुने हैं वो ए में से ही उठाए गए हैं। 5 मतलब नथिंग, हाँ इसके पास 3 चीज़ें हैं तो नथिंग तो है ही ना। या फिर 1 यहाँ से उठाया, 2 ये उठाया, 3 ये उठाया, 1, 2 ये रहे, 2, 3 ये रहे, 1, 3 ये रहे, या फिर 1, 2, 3। तो ये जो सारे आपने बनाए हैं ये सब हैं सबसेट्स किसके, सेट ए के। अगर मैं पूछूं सेट ए के आप कितने सबसेट बना पा रहे हो, तो मैं परिभाषा कहूँगा कि सेट ए के मैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट बना पा रहा हूँ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब ए का ये वो सेट है जिसमें मैंने सारे सबसेट लिखे, जिसे मैं पावर सेट से डिनोट कर देता हूँ। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट ऑफ ए। ए का पावर सेट का मतलब वो सेट जो ए के सारे सबसेट्स को कंटेन करता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ए के सबसेट में जो टोटल ए का जो पावर सेट है, पावर सेट मतलब वो सेट जिसमें ए के सारे सबसेट्स हैं, उसमें अगर मैं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूं तो वो कितने हैं, 8। तो सर ऐसे अगर मुझसे कभी भी कोई पूछेगा कि इसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो इसे हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसका एक तरीका है, आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा। इसका ये तरीका है कि इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सर जब नंबर ऑफ सबसेट ढूंढने चाहे तो मैंने पूछा कि ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए के पास मैं कितने ऐसे सेट बना सकता हूं जो कि 0 एलिमेंट्स कैरी करते हों, वो कितने होंगे, 3C0। या फिर के लिए हम प्लस यूज करेंगे। ये प्लस क्यों यूज हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये थोड़ा पीएनसी में समझ आएगा। अगर अभी आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है ना। तो मैंने पूछा कि 0 एलिमेंट वाले इन 3 में से कितने सेट बनाए जा सकते हैं, तो मैं लिखूंगा 3C0। ये क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। एक एलिमेंट वाले इन 3 में से कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं, तो उसको लिखने का तरीका होगा 3C1। 2 एलिमेंट वाले इनमें से कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं, वो होगा 3C2। और 3 एलिमेंट्स वाले कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं, तो वो होगा 3C3। मतलब 3C0 कुछ नहीं है, ये 1 है। 3C1 क्या है, ये 3 है। 3C2 क्या है, ये 3 है। और 3C3 क्या है, ये 1 है। आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हो तो मतलब 0 एलिमेंट को चुनने के 3 एलिमेंट्स में से तरीके 3C0 कितने, एक ही तरीका, किसी को मत चुनो। एक एलिमेंट को 3 एलिमेंट्स में चुनने के तरीके कितने, 3 तरीके, एक एक को चुन लो। 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को चुनने के तरीके कितने, 3 तरीके, किन्हीं भी 2 को चुनते जाओ। 3 एलिमेंट्स में तीनों को चुनने के कितने तरीके, एक ही तरीका कि तीनों को चुन लो। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? और जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अलजेब्रा में ही पीएनसी के बाद या पहले कभी ना कभी हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, तब मैं इसका भी प्रूफ आपको दूंगा। बस अभी कुछ बातें आप मान लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस बात समझ के रखेंगे। कि कभी भी आपको कोई कहे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके कहानी अगर कहीं तक जा रही है NCN तक, तो उसे हम लिखेंगे 2 की पावर n।
इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है। अच्छा ये क्या है सर, अभी मत सोचो इस बारे में, बस आप ये समझ लो कि मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ जिसका थोड़ा सा लर्निंग आप आगे जाकर सीखेंगे। कुछ जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ना, वो चीज़ें अभी आपको पढ़ाई नहीं गई हैं तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3C0 3C1 3C2 3C3, तो इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब मेरी बात समझ पाए क्या? इन सारी बातों को भूल जाओ, अब तो बस ये बात याद रखो। क्या बात याद रखो? आप ये बात याद रखो कि अगर मैंने कोई सेट चुना ए, है ना, कोई सेट चुना ए, और उसके अंदर मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपने बोला उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक्स। कुछ भी हो सकता है ना, जैसे सेट ए था, ये सेट ए था, इसके पास कुछ एलिमेंट्स थे, लेट्स से ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। अब मैंने आपसे पूछा इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे कि सर इस सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैं पूछूं कि इस सेट के कितने टोटल सबसेट्स बन सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट ए के टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट ए, यानी क्या 2 की पावर 5, यानी क्या 32। आप इसके टोटल 32 सबसेट्स बना सकते हो। कैसे? जैसे कि एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा अकेला ए, एक अकेला ई, एक अकेला आई ओ यू, फिर ए ई आई ओ ए आई, ऐसे करते करते फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ऐसे करते करते टोटल आप 32 सबसेट्स बना सकते हो। किसके? आपके सेट ए के। क्या आपको पहले तो ये बात समझ आ रही है? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सारी बातों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात आपको याद रखनी है वो ये कि अगर मुझे कोई भी सेट दे दिया जाए, कोई भी सेट दे दिया जाए, तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ढूंढे जा सकते हैं। क्या ये क्यों सिखा रहे हो सर आप? इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे काम की बात निकल के आ रही है, गौर से सुनना। इससे जो फ़ायदा हो रहा है वो ये कि जैसे अगर मेरे पास एक सेट है ए, है ना, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है कौन कौन, जैसे कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3। सुनिएगा ध्यान से। एक सेट है बी, सेट बी के पास एलिमेंट्स हैं लेट्स से 4 और 5। तो पहले तो बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का मैं लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 × 2 कितने? 6। अगर आपको नहीं दिख रहे तो कैसे? सर देखो, पहला पेयर बनेगा 1 4, दूसरा पेयर बनेगा 1 5। आई होप अब आपको चीज़ दिखने लगी है। फिर क्या बनेगा पेयर सर? फिर बनेगा 2 4, और एक और पेयर क्या बनेगा? 2 5। आई होप आपको चीज़ें आप समझ आ रही हैं। अगला पेयर बनेगा क्या? अगला पेयर बनेगा 3 4, और एक और क्या बनेगा? 3 5। एंड आई होप आप ये देख पा रहे हो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब मैं पूछूं ऐसे कितने रिलेशन आप बना सकते हो? आप ए क्रॉस बी जो ये बना है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ए से अगर बी में रिलेशन डिफाइन किए जाएं, ए से अगर बी में रिलेशंस डिफाइन किए जाएं, तो कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन है। तो मेरा कहना है सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल बड़ा आसान सा है। बड़ा आसान सा है मतलब क्या? मतलब गौर से सुनना। ए से बी में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं किस पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं। आपने सुनी ये लाइन? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन की परिभाषा क्या है? रिलेशन की परिभाषा ये है कि अगर आप ए से बी में रिलेशन डिफाइन करना चाहते हो तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी का ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट है आपका ए से बी में डिफाइन किया गया रिलेशन। तो अगर मैं इस बात का जवाब दे दूं कि इस ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, तो उतने टोटल रिलेशन बन सकते हैं। आपको बात समझ आ रही है क्या? कल को मुझसे कोई पूछे कि ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, अगर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने? 3, और सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने? 2, तो मैं आपसे पूछूं कि जो ए क्रॉस बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे ए क्रॉस बी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो ए क्रॉस बी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जो कि फिलहाल कितना आ रहा है? जो कि फिलहाल आ रहा है 6। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये बात आप मेरी समझ रहे हो तो मैं आपसे बस ये सवाल पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी डिफाइन करने का तरीका बस इतना सा होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इससे क्या? सवाल सिंपल सा है, आप पूछ रहे हो ए से बी में जो रिलेशंस बनेंगे टोटल वो कितने होंगे, तो ये इसका जवाब यही होगा। सुनिएगा ध्यान से, इस बात का जवाब क्या है? सवाल है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसका जवाब होगा, इसका जवाब महज इतना सा होगा भाई। क्या? इसका जवाब होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो रिलेशन होता है। आई होप आप बात समझ पाए। मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल सबसेट्स निकालने तो टोटल रिलेशन आ जाएंगे। अच्छी बात है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब अगर मैं ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो आप क्या कहेंगे? वो आप कहेंगे 2 टू द पावर, आई होप आपको याद है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आई होप आपको ये बात याद है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये जो नंबर है आपका 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज गिविंग यू द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये परिभाषा याद रहेगी क्या? मैं यही बात समझाने की जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर कभी कोई पूछे कि टोटल रिलेशंस कितने बना सकते हो आप ए से बी में, तो उसका आइडिया कौन देगा हमें? उसका आइडिया हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा, क्योंकि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का यानी ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ही तो रिलेशन होता है। यानी जितने रिलेशंस होंगे ए से बी में वो वही होंगे जो ए और बी के कार्टेशियन के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। अगर ए में एलिमेंट्स हैं मान लो पी और बी में टोटल एलिमेंट्स हैं क्यू, आप सुन रहे हैं क्या? तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? पी क्यू। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तो मैं कहूँगा 2 की पावर पी क्यू। ये वही बात है जो अभी आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या फिर टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए एंड बी from A to B are going to be 2 to the power number of elements in A into number of elements in B। याद रहेगी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं, हमने अभी देखा था ए में जो टोटल एलिमेंट्स थे वो कितने थे? 3, और बी में जो टोटल एलिमेंट्स थे वो कितने थे? 2। याद आ रहा है ना? जैसे हमने ए सेट लिखा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 2 3, है ना? इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे अभी। और अगर मैं बी के एलिमेंट्स लिखूँ तो हमने लिखे थे 4 और 5। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी टोटल, है ना? तो आप कहोगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो कि कितने हैं? 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो कि कितने हैं? 2, और 3 इंटू 2 कितना? 6। तो 2 की पावर 6 विच इज आई थिंक 64। आप ए से बी में टोटल 64 यूनिक रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? जो अलग अलग तरीके की मैपिंग करेंगे ना, ऐसे यूनिक 64 तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो। ये आपको कहना, सिखाना, बोलना, ये समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कोई परेशानी नहीं है, चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात याद रखना है ना, ये बात बहुत अच्छे से नोट डाउन कर रखना, इन पर सवाल बनेंगे, ठीक है? अच्छा, हम ये बात जान पाए हैं, मतलब एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट प्लेन पे, आई होप आपको याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़कर आए हैं। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर सारे रियल नंबर का सारे रियल नंबर से मैपिंग करूँ, है ना, तो हम ये देख पाएंगे, सुनना ध्यान से, वी नो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। मतलब 1, 2, -2, 3, 1, 7, 0, 2, ये सब आपके सारे रियल नंबर का रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है। तो जो वो XY प्लेन है वो रियल नंबर का रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, जो कि आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो शायद। तो क्या? तो सर नाउ इफ वी कंसिडर ग्राफ ऑफ सम रिलेशन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर किसी का ग्राफ बनाना चाहूँ तो बेशक मैं बना सकता हूँ, जैसे हमने सीखा है हर एक चीज़ का, एलिप्स, पैराबोला, किसी भी कर्व, किसी भी फंक्शन, किसी भी रिलेशन का। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर लाइंग ऑन द ग्राफ इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक सर्कल की इक्वेशन की बात करूँ, x² + y² इज इक्वल टू लेट्स से 3²। तो जो वैल्यूज x और y को यहाँ सेटिस्फाई कर रही होंगी, जो आपका सर्कल बन रहा होगा, इस सर्कल की खास बात क्या होगी? दैट दिस सर्कल विल बी सेंटर्ड एट ओरिजिन, लेकिन कुछ पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको सेटिस्फाई करेगा 3,0। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसको सेटिस्फाई करेगा 0,3, -3,0, 0, -3, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो वो सारे पॉइंट्स आपके R क्रॉस R का सबसेट ही तो है।
आर क्रॉस आर क्या होता है? आर क्रॉस आर आपका वो सारे जो जितने भी पेयर्स बन सकते हैं उन सब का, इनफाइनाइट जितने भी पेयर्स बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन है। तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स चुनकर मैंने क्या बना दिया? एक सर्कल। तो ये जो रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, आप समझ पा रहे हो? तो ये जो रिलेशन है ये इस आर क्रॉस आर का सबसेट ही तो है। पहले तो ये बात समझ आई क्या? आई होप आपको बात समझ आ रही है। मतलब पूरे प्लेन पर सर्कल कहीं लाया करता है, तो हाँ पूरे प्लेन का एक हिस्सा है सर्कल, यानी सर्कल उस प्लेन का सबसेट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। क्या भाई? वही बात एक्चुअली उसने लिख कर कह दी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स से एक आर सेट गिवन है। आर सेट कैसे डिफाइन किया गया? कि वो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और वाई का। किस तरीके से? कि एक्स और वाई दोनों आपके किसको बिलोंग करते हैं? वो आपके होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। जो आपके एक्स और वाई हैं वो किस सेट को बिलोंग करते हैं? होल नंबर्स के सेट को। अब देखो W उसने लिख दिया, उसने नहीं बताया कि W क्या है, तो आपको पता होना चाहिए W मतलब सारे होल नंबर्स। अब वो पूछ रहा है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 रहे। ठीक है सर, तो आप इसकी डोमेन और रेंज बताओ। सर डोमेन और रेंज बताने से पहले मैं ढूंढना चाहूंगा सारे पेयर्स। जैसे कि कैसे? जैसे अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, मैं x की जगह अगर 0 रखता हूं तो y की जगह क्या रखना होगा? देख लेते हैं। जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो 0 के जाने से हटा, तो y स्क्वायर अगर 25 है तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा आपका 5। क्या आप बात समझ पाए? मैं y को प्लस माइनस 5 नहीं ले सकता क्योंकि होल नंबर्स में -5 नहीं आता, तो मुझे सिर्फ +5 ही कंसिडर करना होगा। क्या मैं x की जगह अगले पेयर में अपना 1 ले सकता हूँ? ट्राई करते हैं। अगर मैंने 1 ट्राई किया तो यहाँ रखा 1 उधर गया तो 25 - 1 24। वाई स्क्वायर 24 का अंडर रूट अगर लिया तो 24 का अंडर रूट एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए सर आप 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर मैंने x की जगह 1 ट्राई नहीं किया तो मैं x की जगह 2 ट्राई करता हूँ। 2 ट्राई किया तो 2 का स्क्वायर 4 उधर गया तो 25 - 4 21। वाई स्क्वायर 21 के इक्वल है। क्या 21 का अंडर रूट एक होल नंबर है? नहीं, तो 2 भी डिस्कार्ड किया। 3 रखा, x की वैल्यू 3 रखा तो 3 स्क्वायर कितना? 9। 25 - 9 16। y स्क्वायर 16 के इक्वल, यानी y किसके इक्वल होगा? 4 के। प्लस माइनस 4 नहीं, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ +4 ही आएगा। तो अगला पेयर क्या बनेगा? 3,4। अगले पेयर के पास जाते हैं। क्या x की वैल्यू 4 ट्राई कर सकते हैं? कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 इधर आया तो 25 - 16 9। y स्क्वायर 9 के इक्वल है तो y की वैल्यू +3 -3 नहीं लेंगे क्योंकि होल नंबर लेना है। तो अगला पेयर क्या बन रहा है? सर अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हो तो y की वैल्यू ले लो 3। अगली वैल्यू, क्या मैं x की वैल्यू 5 ट्राई कर सकता हूँ? जैसे ही x की वैल्यू 5 ट्राई करता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 उधर गया तो 0, तो y की वैल्यू कितनी? 0। तो एक और पेयर क्या बनेगा? 5,0। क्या आप बातें समझ पा रहे हो? तो जो सेट उसने आपको दिया है, जो रिलेशन उसने आपको दिया है R, जिसमें उसने लिख कर दिया था x, y ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना, होल नंबर्स को ही लिखना, जो नंबर्स आप लिखो वो होल नंबर्स होने चाहिए, और इस तरीके से लिखना कि उनके स्क्वायर्स का सम 25 हो। तो सर इस तरीके से बन रहा है। पहले तो ये बात समझ आई क्या? दूसरी बात क्या? अब उसने बोला आपसे कि आप इसकी डोमेन और रेंज और ये सब बताओ, है ना? तो पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या होगी, तो डोमेन क्या होंगी सर? ये रिलेशन R है जिसमें ये एलिमेंट्स रखाएंगे और कुछ नहीं रखना है, बस यही एलिमेंट्स आएंगे। तो इन एलिमेंट्स का जो पहला आपका जो इन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है सर? 0 3 4 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर मैं R का डोमेन आपसे पूछूं, अगर मैं R रिलेशन का आपसे डोमेन पूछूं तो वो क्या आ रहा है सर? वो आपका आ रहा है 0 3 4 5। उसमें कौन कौन आ रहा है भाई? 0 3 4 और 5। अच्छा, मैं इस रिलेशन R का आपसे रेंज पूछता हूँ। इस रिलेशन R की अगर मैं आपसे क्या पूछूं? रेंज। तो इस रिलेशन R की रेंज क्या होगी सर? इस रिलेशन R की रेंज में कुछ नहीं होगा, जो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके उनके सारे सेकंड एलिमेंट्स वो क्या क्या हैं? 5 4 3 0। सेट में एक्चुअली आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, तो 0 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से आपकी डोमेन और रेंज निकल कर आएंगी। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आपको नहीं पता था, जो आपको नहीं सिखाया गया? क्या कोई मुश्किल आपको आई? क्या ये परिभाषा पढ़ने में आपको परेशानी आ रही है? देखो, ये उसने कंडीशन डाल दी कि x और y किस तरीके से एसोसिएट होंगे। जैसे मैपिंग आप करते थे, कहीं कहता था x y से छोटा होगा, कहीं कहता था x y से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, उन्हीं बातों को लिखने का तरीका है। जैसे यहाँ उसने कंडीशन डाल दी रिलेशन की कि x का और y के स्क्वायर का सम 25 होगा।
आप इस तरीके से x और y को चुनना, और x और y को कहाँ से चुनना, x और y को जब आप चुनो तो होल नंबर के सेट में से चुनना। जैसे हम सेट A और सेट B में से चुन रहे थे, तो ये जो रिलेशन है होल नंबर से होल नंबर पर डिफाइंड है। आप सुन रहे हो क्या? क्योंकि आपने x और y कहाँ से चुने, ये जो पेयर्स आपने चुने x और y, ये आपने सारे होल नंबर्स में से चुने, तो ये रिलेशन कुछ ऐसा था। सुन रहे हो ना? मतलब इसके डोमेन को जो एलिमेंट्स आए वो भी सारे होल नंबर में से आए, इसके को डोमेन में से जो रेंज के एलिमेंट्स आए वो भी आपके सारे होल नंबर्स में से आए। आई होप बात समझ आ रही। क्यों? क्योंकि x और y किसको बिलोंग करते हैं? होल नंबर्स को। जैसे x a को बिलोंग करता था, y b को बिलोंग करता था, ऐसे इस बार दोनों ही होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, है ना। होल नंबर्स आई होप आप जानते हो, 0 से इन्फिनिटी तक के सारे अपने नंबर्स, मतलब 0 और सारे नेचुरल नंबर्स बेसिकली, है ना। और इस तरीके से ये हमने परिभाषा वेरीफाई की, होल नंबर्स चेक किए, तो इस तरीके से R की, ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिख ली। और जैसे ही हमने इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बना ली तो मैंने पूछा कि सारे पहले एलिमेंट बताओ क्या क्या है, वो डोमेन हो गई। सारे ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है, वो रेंज होगी। बस इतना सा एक क्वेश्चन था। इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता, जो आपने नहीं सीखा, जो आप नहीं जानते? मेरे ख्याल से तो एक आसान क्वेश्चन था, पर आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और अब रिलेशन एज अ कंसेप्ट आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है कि रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। समझ आ रहा है क्या? चलो, अगर रिलेशन कंसेप्ट दिमाग में सेटल हो रहा है तो थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं एक और क्वेश्चन से। पढ़िए ज़रा, यहाँ पर वो कह रहा है R1 एक रिलेशन है जहाँ पर x और y ऑर्डर्ड पेयर में वो रिप्रेजेंटेड है, जहाँ पर y और x में कुछ ऐसा रिलेशन है जहाँ पर y जो है वो 2x + 7 है, जहाँ पर x जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं और ये x, यहाँ पर कुछ तो टाइपिंग एरर है क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। मैं इसको करेक्ट कर लूँगा क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक जगह x आएगा और एक जगह y आएगा। पॉसिबली पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पर ठीक है देख लेंगे। इज अ रिलेशन, इनमें से एक जगह x आना है और एक जगह y आना है, वो मैं ठीक कर दूंगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। फिर वो वापस वही बात पूछ रहा है आपसे, फिर वापस क्या बात पूछ रहा है? वो बोल रहा है फिर से आप हमें बताओ कि इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी। तो सर ट्राई कर लेते हैं चीज़ें, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये, हम क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो भी डोमेन और रेंज तक जाने का तरीका होगा वो निकाल लेंगे। मतलब उसने बोला कि x सारे रियल नंबर्स हैं जो कि -5 से 5 के बीच में, देख लेंगे जो भी लगना है ना। मतलब वो x ही रहेगा या y रहेगा, क्या रहेगा हम समझेंगे, है ना। इसमें भी ज़्यादा नहीं जाते, पहले तो इसको देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R1। सुनना ध्यान से, मैं पहले तो इसकी परिभाषा ठीक करता हूँ। परिभाषा क्या है सर? वो है y = 2x + 7। इसका क्या मतलब है? मतलब सर जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे ना तो सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो x होगा और सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका y होगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपका रिलेशन बनेगा, जैसे वो R1 लिखना चाह रहा है, उसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे दिखेंगे? उसमें पहला एलिमेंट तो क्या दिखेगा? x, और दूसरा एलिमेंट क्या दिखेगा? दूसरा एलिमेंट दिखेगा y, जो कि क्या होगा? 2x + 7। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन ये एक ही एलिमेंट नहीं दिखेगा, यहाँ पे x घूमता रहेगा। x कहाँ से घूमना शुरू होगा सर? x -5 से 5 के बीच रहेगा, है ना। उसको करेक्ट मत करो, वो जो है रहने दो, अभी जैसा भी दे रहा है उसको देखते हैं। तो x जो है आपका -5 से 5 के बीच रहेगा और x जो है वो एक रियल नंबर है। x जो है वो एक रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। मतलब टेक्निकली उसने आपको डोमेन तो बता ही दिया अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होता तो। सर क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है? अरे पढ़ो ना आप। x जो है वो पहला एलिमेंट है, x, y। तो जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होता है वही तो डोमेन होता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? तो अगर मैं आपसे इस R1 रिलेशन का डोमेन पूछूं तो वो कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है वो डोमेन होता है। तो ये पहला एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है? सर सारे रियल नंबर्स हैं ये -5 से 5 तक, तो इसका डोमेन पता चल गया आपको क्या? -5 से 5 के बीच के सारे नंबर्स। अब मैं उनको लिख नहीं सकता ना, -5, -5.01, -5.0001, ऐसे करके जितने भी ये नंबर्स होंगे इनफाइनाइट, वो सारे नंबर्स मैंने एक साथ लिख दिया और इसको लिखने का तरीका हमने सीखा है क्लोज्ड पेयर। ये क्या दिखा रहा है? -5 से 5 को इंक्लूड करते हुए इनके बीच के सारे नंबर्स, ये हमने क्या लिख दी? R1 की डोमेन। R1 की रेंज कैसे डिसाइड करेंगे? आई थिंक सर R1 की रेंज डिसाइड करना तो और आसान काम है। R1 की रेंज डिसाइड करना आसान काम क्यों है? क्योंकि रेंज क्या है? 2x + 7। अरे 2x + 7, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अच्छा कंसेप्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि अगर ये आपका क्या है भाई, y एक्सेस, और ये है अगर आपका x एक्सेस, अगर ये आपके y एक्सेस और x एक्सेस हैं, है ना, तो 2x + 7 क्या है? आप याद करो, y = 2x + 7। आप याद करो, y = 2x + 7। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है?
और इसकी स्लोप पॉजिटिव है, तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 7। अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब ये कि अगर आप x की वैल्यू -5 रखोगे तो आपको y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। और जैसे ही आप x की वैल्यू +5 रखोगे तो आपको y की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हो तो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? मैं x की वैल्यू -5 रखता हूँ पहले। जैसे ही x की वैल्यू -5 मैं रखता हूँ, -5 इंटू 2 -10, -10 प्लस 7 -3, तो ये कितना आता है भाई? ये आ जाता है आपका -3, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये रहेगा आपका -5, -3। सुन रहे हैं आप लोग? फिर ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग ये चलती चली जाएगी। तो जब ये चल रही है तो y की वैल्यू उठ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो फाइनली बढ़ते बढ़ते मैं फाइनल वैल्यू पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ तक जाएगी? तो ये वहाँ तक जाएगी जब x की वैल्यू 5 होगी। जब x की वैल्यू 5 होगी तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 7 17, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 17। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका? ये होगा 5,17। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ये फंक्शन है, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से रिलेशन आपको दिखा रहा है, अगर उसमें x -5 से 5 तक जा रहा है तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -3 से 17 तक। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई? -3 से 17 तक। y जो आपका जा रहा है वो -3 से 17 तक जा रहा है। मतलब क्या? y मतलब ये, y मतलब ये, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट मतलब आपके इस रिलेशन की रेंज, मतलब -3 से 17 तक जो आप लिखेंगे वो आपके इस रिलेशन R1 की क्या होगी? सर वो इस R1 रिलेशन की रेंज होगी। क्या ये बातें समझ आई? बहुत क्लियर सी भाषा में आपके सामने दोनों बातें लिखने की कोशिश की गई हैं कि डोमेन और रेंज कैसे बिहेव करती हैं और वो क्या होता है। चलो, कोई कंफ्यूजन? रिलेशन समझ आ रहा है? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, सबसे ज़रूरी रिलेशन समझ में आना चाहिए और डोमेन और कोडोमेन की फंक्शनैलिटी क्लियरली समझ आती रहनी चाहिए। आई होप आप जानते हो हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।